हेलो, मेरा नाम मनीष है। मैं बिहार के कटिहार ज़िले से हूँ और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ। मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीटेक है। मैंने एचआईटी भुवनेश्वर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और फिलहाल अभी मैं डीएलएड का कोर्स कर रहा हूँ ताकि मैं अपने टीचिंग स्किल्स को और डेवलप कर सकूँ। एडटेक के फील्ड में मेरे कुछ एक्सपीरियंस भी रहे हैं। कॉलेज के बाद मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन ज्वाइन किया था, जहाँ पर मेरा टास्क था बच्चों का काउंसलिंग करना और उनके नीड के हिसाब से उन्हें अप्रोप्रिएट मॉड्यूल सजेस्ट करना। फिर मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लगा और अब तक 70,000 से अधिक स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। यूट्यूब के साथ साथ मैंने इन्फिनिटी लर्न के लिए भी काम किया। वहाँ मुझे 3 तरह के वीडियोस बना के देने होते थे। लॉन्ग वीडियो जिसमें कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होता था, शॉर्ट वीडियो जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स में जाता था और सॉल्यूशन वीडियो जिसमें कि डाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता था। ये सभी वीडियोस अभी भी मेरे चैनल डीएवी गुरु पर अवेलेबल हैं। अब चलिए क्लास 8 के मैथमेटिक्स का लर्निंग प्लान देख लेते हैं, कैसे हम लोग मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। क्लास 8 के मैथमेटिक्स में टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इन सभी चैप्टर्स को हम लोग 64 आवर्स में कवर करेंगे। हर चैप्टर को हम लोग 4 आवर्स का समय देंगे और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो कि थोड़े लेंदी है, उसको हम ज़्यादा समय देंगे और कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो कि 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझेंगे, जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसका डेली लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ है। ये समझने के बाद मैथमेटिक्स आपको बर्डन नहीं लगेगा और कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली समझ पाएंगे। उसके बाद हम लोग थ्योरीज डिस्कस करेंगे, जितने भी थ्योरी चैप्टर में होंगे, और उन थ्योरीज को सपोर्ट करने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास 8 के मैथमेटिक्स में हमें एक चैप्टर पढ़ना है रैशनल नंबर्स। आइए जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और पूरे नंबर सिस्टम के फ्लो चार्ट में रैशनल नंबर कहाँ पर स्टैंड करता है। हम लोग अपने डेली लाइफ में डिफरेंट नंबर्स यूज करते हैं, जैसे कि 1 भी एक नंबर है, -2 भी एक नंबर है, 3.5 भी एक नंबर है, 2/7 भी एक नंबर है, √5 भी एक नंबर है और एक नंबर होता है ऐसे जिसमें कि आई लगा होता है। ये सभी जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है रियल नंबर्स और ये जो आई वाला नंबर है ना, इसको कहा जाता है इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है 12th क्लास में, इसको अभी हटा देते हैं। आपको अभी केवल फोकस करना है रियल नंबर्स पे। इस फ्लो चार्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले बॉटम टू टॉप जाते हैं, उसके बाद टॉप टू बॉटम हम लोग देख लेंगे। सबसे नीचे है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता भी होगा। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। किसी भी चीज़ को गिना जब जाता है तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी हम लोग गिनते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी आएगा। ये जो नंबर्स का सेट बना इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। और इधर 0 है तो 0 ही होता है। अब अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को भी मिला दें तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर के सेट में क्या क्या आ जाएगा, होल नंबर के सेट में 1 2 3 तो होगा ही, काउंटिंग नंबर्स तो होंगे ही, उसके साथ साथ 0 भी होगा। इस सेट को कहेंगे होल नंबर्स का सेट। होल नंबर तो समझ गए। अब देखिए नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को नेगेटिव में लिख दें तो उनको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है, 1 होता है तो -1 लिख देंगे, 2 होता है तो -2 लिख देंगे, 3 होता है तो -3 लिख देंगे, 4 होता है तो -4 लिख देंगे। इसी सब को कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये जो सेट हो गया नेगेटिव इंटीजर्स का सेट हो गया। अब अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को और होल नंबर्स के सेट को मिला दें तो जो सेट बनेगा उसको कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। इंटीजर्स के सेट में क्या क्या आएगा, 0 आएगा, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 और नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1 -2 -3 -4। ये जो सेट बना ये इंटीजर्स का सेट बना। ये समझ गए। अब देखिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन तो आपको पता है, जिसमें कि न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, जैसे कि 2/3 -5/7, ये सब फ्रैक्शन हो गया। अब अगर हम फ्रैक्शन को और इंटीजर्स को मिला दें तो एक नया सेट बनेगा और इस सेट को कहेंगे रैशनल नंबर्स का सेट। रैशनल नंबर के सेट में क्या क्या आएगा, फ्रैक्शंस भी आएगा, मतलब इस तरह के नंबर्स भी आएंगे, और इंटीजर्स भी आएंगे, मतलब 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। इधर बचा इर्रेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको समझेंगे भी अभी।
जैसे कि √3 हो गया, 1/√5 हो गया, ये सब इर्रेशनल नंबर है। अब अगर हम रैशनल नंबर्स के सेट को और इर्रेशनल नंबर्स के सेट को मिला दें तो जो एक नया सेट बनेगा उसको कहेंगे रियल नंबर्स। सिंपल था फ्लो चार्ट। अब चलिए समझते हैं कि रैशनल नंबर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। लिखा हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। इसके साथ कुछ और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और ये जो p और q आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, इसीलिए पहले हम आपको इंटीजर समझा दिए ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और साथ ही साथ q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप किसी नंबर को लिख दे रहे हैं तो उसको आप आराम से रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब देखिए p के जगह क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर इंटीजर के सेट में जितना चीज़ दिख रहा है ये सब p के जगह पर हो सकता है। q के जगह पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर जितना इंटीजर के सेट में दिख रहा है वो सब हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वही लॉजिक अगर इर्रेशनल नंबर्स पे लगाए तो यहाँ पर देखिए p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर p तो इंटीजर है लेकिन q के जगह पर √5 है और √5 इंटीजर नहीं है। कहीं पर इंटीजर के सेट में आपको √5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर √3 को आप लिख सकते हैं √3/1, आराम से लिख सकते हैं, नीचे 1 डाल सकते हैं। नीचे तो इंटीजर आ गया q के जगह पर, लेकिन p के जगह पर इंटीजर नहीं आया। √3 जो है वो इंटीजर नहीं है, कहीं पर इंटीजर के सेट में √3 नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, इसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब चलिए टॉप टू बॉटम भी फटाक से देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर्स को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये तो पढ़ना नहीं है। रियल नंबर्स को आगे देखते हैं। रियल नंबर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q इंटीजर होना चाहिए और q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पर p और q इंटीजर हैं। रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी आते हैं जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, और इंटीजर्स भी आते हैं जैसे कि 0, +1, +2, +3, +4 और -1, -2, -3, -4, ये वाला सेट। इंटीजर्स को भी 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं, और उसके बाद होल नंबर जो कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 ये वाला जो सेट है। और उसके बाद होल नंबर्स को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 0 को अलग कर सकते हैं और जो बचेगा उस सेट को कहेंगे नेचुरल नंबर्स का सेट। अब यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि रैशनल नंबर कौन है और कौन रैशनल नंबर नहीं है। सबसे पहले आता है 2/5। अगर आप 2/5 को ध्यान से देखिए तो ऊपर में 2 है, नीचे में 5 है। अगर p/q से कंपेयर करें तो p के जगह पर हमें 2 दिख रहा है जो कि एक इंटीजर है, q के जगह पर 5 दिख रहा है जो कि एक इंटीजर है। दोनों इंटीजर है, नीचे में 0 नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर होने के लिए, इसीलिए हम इसको कहेंगे 2/5 इज रैशनल नंबर। उसके बाद हमें दिख रहा है 3। क्या 3 को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं? हम लोग देखे थे कि 3 इंटीजर्स के सेट में आता है और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। 3 को आप p/q के फॉर्म में भी लिख पाएंगे। अगर आप चाहें तो 3 को लिख सकते हैं 3/1। p के जगह पर आ गया 3 जो कि एक इंटीजर है, q के जगह पर आ गया 1 जो कि एक इंटीजर है, नीचे 0 नहीं आया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 भी एक रैशनल नंबर है। टिक करते चलते हैं जो रैशनल नंबर है। उसके बाद है 5.2, ये तो डेसिमल वाला नंबर है। क्या इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं? अगर आप इसको p/q के फॉर्म में लिख देते हैं और p और q दोनों इंटीजर आता है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। 5.2 कहने का मतलब हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 52/10। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 52/10 लिख सकते हैं तो ऊपर में है 52 जो कि एक इंटीजर है, p के जगह पर एक इंटीजर आ गया और q के जगह पर 10 है जो कि एक इंटीजर है, नीचे में 0 नहीं आया, इसीलिए 52/10 को भी हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। इसको भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है √3 को अगर आप चाहेंगे तो ऐसे लिख तो सकते हैं √3/1, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि q के जगह पर तो इंटीजर आ गया लेकिन p के जगह पर इंटीजर नहीं आया, दोनों इंटीजर होना चाहिए। √3 तो इंटीजर वाले सेट में था नहीं, इसीलिए √3/1 को रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट है 9/3 को कैंसिल आउट कीजिएगा तो आ जाएगा 3/1। ऊपर में भी इंटीजर नीचे में भी इंटीजर तो रैशनल नंबर होगा, इसको टिक कर देते हैं।
नेक्स्ट है 1/√7। ऊपर में क्या है, 1 है, नीचे में √7। ऊपर में तो इंटीजर है p के जगह पर, लेकिन q के जगह पर इंटीजर नहीं है, क्योंकि √7 इंटीजर के सेट में नहीं आता है। इसीलिए 1/√7 को हम लोग रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, इसको क्रॉस लगा देते हैं। तो बस इस क्लास में इतना ही। रैशनल नंबर्स के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अगर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।